सर मेरा नाम अश्विनी है, साहित्य में पीएचडी कर रहा हूँ। अभी हमने आपकी डॉक्यूमेंट्री देखी सर, आर.डी. बर्मन अनमिक्स्ड जो है, उससे हम बहुत मुतासिर हुए और उससे संबंधित आर.डी. बर्मन साहब से संबंधित कुछ सवाल हैं हमारे। सर, आर.डी. बर्मन के बारे में कहा जाता है कि वो एफर्टलेस काम करते थे, जैसे कि दूसरे संगीतकार हैं वो जो है दिन रात मेहनत करके कब कोई एक गाना बनाते थे, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि वो एफर्टलेस काम करते थे। विदिन 2 मिनट्स वो जो है बहुत बेहतरीन संगीत ईजाद कर देते थे। सर, उनकी इस एफर्टलेसनेस का राज क्या था? देखो, ऐसा एफर्टलेसनेस जैसे तुमने बोला वैसा एफर्टलेसनेस तो नहीं था। काम करते थे, मेहनत लगता था, और बाकी कंपोजर भी एफर्टलेसली करते थे और मेहनत भी करते थे। जो चीज़ किसी भी कलाकार के लिए एफर्टलेस दिखता है वो तब आता है जब उनमें समझ और पैशन दोनों है। अगर तो पैशन, अब देखो ना कि मतलब जब बच्चे 5 बजे से 7 बजे तक जो नीचे जाते हैं और खेलते हैं, उनको कभी एफर्ट करते हुए देखा नहीं? देखा है ना, मतलब खेलते रहते हैं। हाँ, माँ पिताजी दूध के लिए बुलाते हैं, बेटा खा लो ये, हाँ आ रहा हूँ, क्योंकि पैशन है उसमें, इन्वॉल्वमेंट है। तो जैसे ही इन्वॉल्वमेंट होता है ना, तो कोई भी चीज़ एफर्टलेस हो जाता है। ऐसा नहीं है कि एफर्ट लगता नहीं है, बट वो लगता है एफर्टलेस। तो मेरे समझ से आर.डी. बर्मन का यही एक बहुत बड़ा एडवांटेज था कि इतना इन्वॉल्व थे, पैशनेट थे और समझ था, तो वो एफर्टलेस लगता है। सर, जो है आर.डी. बर्मन ने नई नई साउंड्स ईजाद किए, जैसे कि महबूबा गाना उन्होंने गाया, और जो है और उनका एक गाना था जो है कि दुनिया में लोगों को धोखा कभी हो जाता है। तो ये जो नई नई साउंड्स वो लेकर के आए अपने गानों में, आगे के संगीतकार उनके गानों को कितना, उन संगीतकारों ने फॉलो किया, आगे उन्होंने कितना लोगों को मुतासिर किया, कितना जो है प्रभावित किया? तो कुछ नई चीज़ निकालते भी थे, कुछ नई चीज़ दूसरे जगह सुनते थे तो उसको अडेप्ट कर लेते थे। ठीक है, तो बहुत बड़े एक जैज आर्टिस्ट थे, तो इट्स अ वंडरफुल वर्ल्ड उन्होंने जैसे गाया, तो उनकी आवाज़ वैसी थी, तो उन्होंने वो आवाज़ वैसा लेकर के एक नया ट्रेंड चला दिया। और वो खास करके गाते थे, अगर विलेन लोग कर रहे हैं तो फिल्म में, हिंदी फिल्म में, वैसे बंगाली गाने उनके बहुत सुरीले हैं, मगर जब हिंदी फिल्म में गाते थे तो आवाज़ को थोड़ा डिस्टॉर्ट करके, तो उसको उन्होंने एक आर्ट फॉर्म में बदल दिया। तो कहीं से कुछ अब सुना, आइडिया आया, बदल दिया। ठीक है, इसी तरह से जो साउंड का जो एक्सपेरिमेंटेशन किया, तो एक्सपेरिमेंट करते रहते थे, फिर जो अच्छा लगा उसको लेकर के निकल गए। तो ये तब आता है जब झिझक नहीं रहता है, जब मैं गलत कर रहा हूँ कि सही कर रहा हूँ का झिझक नहीं रहता। मैं करके देखता हूँ क्या होगा, नहीं वर्कआउट होगा, खराब बनेगा, मिस्टेक होगा, इट्स ओके। सो जो लोग डिसीजन ज़्यादा लेते हैं ना, वो कुछ ऐसा काम करते हैं कि डिसीजन लिया, 10 डिसीजन लिए, 4 अच्छे हुए, 6 शायद हो सकता है गलत लिए, मगर जो डिसीजन लेता ही नहीं है वो तो एक भी ना गलत कर पाएगा ना सही कर पाएगा। तो वो गलत अवॉइड करने के लिए डिसीजन नहीं लेता है, और उसके चक्कर में सही भी डिसीजन नहीं ले पाता। आई थिंक दिस वाज अ वेरी बिग थिंग, वेरी अटेम्प्टेड। ही जस्ट केप्ट ऑन डूइंग, करते रहो, कहीं ना कहीं उसमें से निकल रहा था अच्छी चीज़ें। और सर, गुलजार साहब का लिखा हुआ एक बड़ा प्रसिद्ध गाना है, मेरा कुछ सामान तुम्हारे पास पड़ा। जब वो लिरिक्स उनके सामने आए तो उन्होंने कहा कि आप टाइम्स ऑफ इंडिया लेकर चले आए और मैं इसे कैसे कंपोज करूंगा। फिर उसके बाद जब उन्होंने उसको कंपोज किया तो आशा जी को नेशनल अवार्ड मिला, और गुलजार साहब को भी उस लिरिक्स के लिए नेशनल अवार्ड मिला। सर, गुलजार साहब के साथ जो आर.डी. बर्मन के संबंध थे बाकी गीतकारों से कितने अलग थे? उनकी ट्यूनिंग कुछ अलग थी बाकी गीतकारों से? ट्यूनिंग अलग इसलिए थी क्योंकि दोस्ती में काम करते थे सब, और प्लान सर, ये दोस्ती कितनी पुरानी थी? मतलब उनके पिताजी के समय से थी? हाँ, क्योंकि ये विमल रॉय को असिस्ट करते थे और वो अपने पिताजी एस.डी. बर्मन को असिस्ट करते थे। तो उस समय में ये हाफ पैंट पहना करते थे, वो उम्र थी, तो उसी समय से इनकी दोस्ती थी सब। जब ये इंडिपेंडेंट काम करने लगे, वो भी इंडिपेंडेंट काम करने लगे, तो दोस्ती और बढ़ गई। उसके बाद भी दोस्ती कुछ इस तरह की रही कि
प्लान कर करके अपॉइंटमेंट ले लेके काम नहीं होता था। जब मूड हो गया कर रहे हैं, 12 बजे रात को भी मन हो गया तो चलो एक फ़ोन करके आ गए, या बिना फ़ोन किए भी पहुंच गए। तो वो सब, तो वो एक अलग इक्वेशन था उनका। लाइक अ फैमिली। हाँ, लाइक ब्रदर्स, लाइक फैमिली, दोस्त, करीबी दोस्त जो किसी भी समय पहुंच गए दोस्त के पास। वैसा ये लोग काम करते थे, बड़े हो चुके थे तब तक जी। तो वो और इसीलिए सिनर्जी इतनी अच्छी थी। और सर एक आर डी बर्मन साहब ने अपना एक समृद्ध दौर देखा, उसके बाद अचानक से एक डाउनफॉल आया आफ्टर 1985। सर वो कौन से दौर थे, कौन से ऐसे हालात थे, कौन सी ऐसी कंडीशन थी जिसने एक इतने उम्दा संगीतकार को जो है इस तरह से जख्मी कर दिया, बिल्कुल तोड़ के रख दिया? तो जख्मी इस तरह से किया कि वो दौर बदलने लगा, ठीक है, दौर बदलने लगा। म्यूजिक का क्वालिटी बहुत गिर गया था। ऐसे ऐसे लोग आ गए थे जो कोई वही म्यूजिक अगर 2 लाख रुपए में कर रहा था तो वो बोलता था कि लाओ ना मैं 20,000 में कर देता हूँ। अंडर कटिंग वो सब शुरू हो गया था। प्लस लोगों के पास भी उतना ज़्यादा पेशेंस, पैसा ये सब बचाने के चक्कर में तो अंडर कटिंग शुरू हो गया, क्वालिटी म्यूजिक का खराब हो गया, तो रेफरेंस पॉइंट बदल गए। जी। तो इसलिए वो एक दौरा है जहाँ पे ये जिस क्वालिटी का म्यूजिक करते थे उस क्वालिटी का म्यूजिक नहीं चल रहा था। जी। सुनने वाले बदल गए थे, बनाने वाले बदल गए थे। जी। तो वो एक लाइन है ना जो सृष्टि फिल्म में कहती है, इट इज एज इफ ही वाज रिवॉल्विंग ऑन द सेम ऑर्बिट बट द वर्ल्ड हैज शिफ्टेड। जी। तो वो एक चीज़, वो अपने आप को उसमें कोशिश कर रहे थे रैप्ट करने का, मगर जिस तरह का काम उन्होंने किया था तो वो नहीं कर पाया। जी। और सर आर डी बर्मन के बारे में ये भी कहा जाता है कि उन्होंने सिंगर्स का बेहतरीन इस्तेमाल किया, जैसे आशा जी के आवाज़ का बेहतरीन इस्तेमाल किया, किशोर दा, लता मंगेशकर। तो सर अगर हम ये सोच कर देखें कि अगर आर डी बर्मन ना होते तो क्या उन सिंगर्स की आवाज़ का उतना बेहतरीन इस्तेमाल बाकी सारे संगीतकार कर पाते इस तरह से? या देखो आशा भोसले तो आशा भोसले हैं, जी। ओपन एयर ने भी बहुत अच्छा यूज़ किया, उनको खयाम ने भी बहुत अच्छा यूज़ किया है, जी। ठीक है। ये सब तो आर डी बर्मन का म्यूजिक नहीं था, मगर आर डी बर्मन के साथ उनकी ट्यूनिंग थी बहुत अच्छी। उनका एक मैच था, वो आर डी बर्मन जो कुछ उनको ब्रीफ करते थे वो पकड़ लेते थे। जी। और जैसे साउंड एक्सपेरिमेंट करते थे वैसे ही सिंगिंग में भी स्टाइलिस्टिकली भी एक्सपेरिमेंट करते थे। तो कलाकार का सुपेरियर क्वालिटी का होना और एक्सपेरिमेंटल म्यूजिक कंपोजर का होना और कलाकार का ओपननेस टू डूइंग एक्सपेरिमेंटेशन, ये तीनों का जब मिलन होता था तो कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें इस तरह के निकल के आई जो आशा भोसले ने उस तरह के गाने दूसरों के लिए नहीं गाए, हालांकि बहुत अच्छे अच्छे गाने सबके लिए गाए। जी। थैंक यू सो मच सर। सर आर डी बर्मन साहब का कोई एक बेहतरीन गाना जो आपको बहुत पसंद है? वैसे तो उनके खजाने हैं, उनके गानों का एक खजाना है, फिर भी एक कोई एक बेहतरीन गाना जो आपको बेहद पसंद है? मतलब बोलना चाहते हो तो आप मतलब बताना चाहें सर एक गाना जो आपको बेहद पसंद है। कुछ तो लोग दो। थैंक यू सो मच।